नमस्कार और इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे पुर्जे पर गौर करेंगे जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता, लेकिन ये तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए बेहद बेहद जरूरी है। गैस्केट। हमारे पास एक गाइड है जिसे जुबैर अहमद ने तैयार किया है। वो इस फील्ड में मतलब प्लानिंग इंजीनियरिंग में 15 साल से हैं और उनका गाइड हमें गैस्केट के टाइप, वो कहाँ इस्तेमाल होते हैं और अलग अलग मशीनों में उनका क्या काम है, इस पर काफी गहराई से बताता है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि ये जो साधारण सी दिखने वाली सील है, ये इतनी अहम क्यों है, ये किन मुश्किल बल्कि कहना चाहिए भयानक परिस्थितियों का सामना करती है और अगर ये फेल हो जाए तो क्या हो सकता है। चलिए समझते हैं इसे। हाँ बिल्कुल। ये जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स है ना, ये सेफ्टी, पर्यावरण की सुरक्षा और पूरे ऑपरेशन को इकोनॉमिकली चलाने में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। ये सोचना भी बड़ा दिलचस्प है कि कैसे एक इतनी छोटी सी चीज, एक गैस्केट, खरबों डॉलर की इंडस्ट्री को मतलब स्मूथली चलाती है। तो सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। हाँ। ये गैस्केट आखिर चीज क्या है, मतलब आसान शब्दों में। देखिए, ये एक मैकेनिकल सील है, बिल्कुल सिंपल। मैकेनिकल सील, हाँ। अच्छा। हाँ, मतलब जहां भी दो सतहें, दो सरफेस मिलती है ना, उनके बीच की जो खाली जगह होती है उसको ये भर देती है ताकि कोई चीज लीक ना हो, खासकर जब सिस्टम में प्रेशर हो। अच्छा, तो इसका काम है लीकेज रोकना। हाँ, और तेल और गैस इंडस्ट्री में इसके दो, आप कह सकती हैं, मुख्य काम है। पहला तो आपने कहा सीलिंग, मतलब जो भी लिक्विड या गैस प्रोसेस हो रही है वो सिस्टम से बाहर ना निकले, ठीक है। सिस्टम का प्रेशर मेंटेन रहे, बाहर से कोई गंदगी, कोई कंटामिनेशन अंदर ना आए और अलग-अलग फ्लूइड्स को मिक्स होने से भी रोकना। और दूसरा काम? और दूसरा काम जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है सेफ्टी, सुरक्षा। सुरक्षा कैसे? देखिए, हाइड्रोकार्बन लीक होंगे तो क्या होगा? आग लग सकती है, धमाका हो सकता है। हाँ बिल्कुल। तो गैस्केट इन्हें लीक होने से रोककर आग के खतरे को कम करती है। फिर जहरीली गैसें होती हैं, केमिकल्स होते हैं, उनको बाहर निकलने से रोककर ये पर्यावरण को भी बचाती है और वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सेहत को भी। सही बात है। और हाँ, अगर महंगे केमिकल्स या तेल लीक होंगे तो नुकसान भी तो होगा। तो ये उपकरणों को भी एक तरह से बचाती है। यहीं से बात थोड़ी और पेचीदा होती है। तेल और गैस ऑपरेशंस में गैस्केट को जिन हालात का सामना करना पड़ता है वो कोई मामूली नहीं होते, बहुत कठोर होते हैं। तापमान की ही बात कर लें, एक तरफ तो क्रायोजेनिक एलएनजी सिस्टम्स हैं। हाँ, जहाँ तापमान गिरकर -162 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। सोचिए कितनी ठंड। -162। और दूसरी तरफ जैसे रिफॉर्मिंग या क्रैकिंग प्रोसेस होते हैं, वहाँ तापमान 800 डिग्री तक पहुंच सकता है। 800 डिग्री सेल्सियस, बाप रे। जी हाँ। तो ये रेंज देखिए, -162 से +800 डिग्री और सेल्सियस। सिर्फ इतना ही नहीं, शायद तापमान बदलता भी रहता होगा, जिसे थर्मल शॉक कहते हैं। ये सब गैस्केट के लिए बड़ी चुनौती है। अच्छा, और प्रेशर, दबाव का क्या? दबाव भी कुछ कम नहीं। एक तरफ स्टोरेज टैंक्स होते हैं जहाँ करीब करीब हवा का दबाव ही होता है, लेकिन दूसरी तरफ जैसे इंजेक्शन सिस्टम्स हैं, वहाँ प्रेशर 10,000 psi से भी ज्यादा हो सकता है। 10,000 PSI? ये तो बहुत ज्यादा हुआ। हाँ, बहुत ज्यादा। और इनके बीच में भी कई सिस्टम होते हैं, जैसे मीडियम प्रेशर 150 से 600 PSI, हाई प्रेशर कंप्रेशन सिस्टम 1000 से 5000 PSI। ये सब आम है। तो भयानक तापमान, भयानक दबाव। और केमिकल? हाँ, वो तीसरी बड़ी चुनौती है। केमिकल एनवायरनमेंट बहुत एग्रेसिव हो सकता है। कच्चा तेल है, नेचुरल गैस है जिनमें कई तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, फिर एसिड्स हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और फिर जहरीली और कोरोसिव गैसें जैसे H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, बहुत खतरनाक गैस है, CO2, क्लोरीन। ये सब गैस्केट के मटेरियल को धीरे धीरे खा सकती हैं, खराब कर सकती हैं। इसीलिए इन सारी चीजों को, तापमान, दबाव, केमिकल झेलने वाला सही गैस्केट चुनना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। इन सब चुनौतियों को देखते हुए ये तो साफ है कि अगर गैस्केट फेल हो जाए तो मामला बहुत गंभीर हो सकता है। सुरक्षा की बात करें तो जैसा आपने कहा, हाइड्रोकार्बन लीक मतलब आग और धमाके का सीधा खतरा। बिल्कुल। सोचिए, कोई गर्म पाइप या मशीन है, उस पर तेल या गैस लीक हो जाए, तुरंत आग पकड़ लेगा। हाँ, या फिर कोई ज्वलनशील गैस लीक होकर हवा में फैल जाए, एक बादल सा बन जाए, फिर जरा सी चिंगारी और बड़ा धमाका। सही। और फिर जहरीले पदार्थों का खतरा, H2S गैस की बात की हमने। हाँ,
कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं जो कैंसर पैदा करते हैं। ओह अच्छा। हाँ, कुछ क्रूड ऑयल में मर्क्यूरी यानी पारा भी होता है। एसिड या कॉस्टिक लीक हो जाए तो स्किन जल सकती है, गंभीर चोट आ सकती है। मतलब एक छोटी सी लीक भी वहाँ काम करने वालों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। ये तो हुई इंसानी सुरक्षा की बात। पर्यावरण का क्या? पर्यावरण पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। गैस्केट्स फेल होने से VOCs निकलते हैं, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये हवा की क्वालिटी खराब करते हैं, स्मॉग वगैरह बनाते हैं। मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैस लीक हो सकती है जो क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार है। और अगर तेल या केमिकल जमीन पर गिरे? तो मिट्टी खराब, भूजल यानी ग्राउंड वाटर खराब। और अगर ये लीक समुद्र में हो जैसे ऑफशोर प्लेटफॉर्म पर, तब तो समुद्री जीवन के लिए तबाही है। मछलियाँ, समुद्री पौधे सब मर सकते हैं। इसीलिए शायद नियम कानून भी सख्त होंगे। बिल्कुल, बहुत सख्त नियम है। जैसे अमेरिका में EPA का LDR प्रोग्राम है, लीक डिटेक्शन एंड रिपेयर। कंपनियों को लगातार लीक चेक करनी पड़ती है और फौरन ठीक करनी पड़ती है। ओशा के नियम है वर्कर सेफ्टी के लिए। और पैसों का नुकसान? वो भी बहुत ज्यादा। एक तो जो प्रोडक्ट लीक हुआ उसका नुकसान, फिर सफाई का खर्चा जो बहुत ज्यादा हो सकता है, उपकरण डैमेज हो सकते हैं, नए गैस्केट लगाने का खर्च। ये तो सीधे खर्चे हुए। हाँ, और इनडायरेक्ट कॉस्ट तो और भी ज्यादा हो सकती है। जैसे प्रोडक्शन रुक गया तो कितना नुकसान होगा, रेगुलेटरी फाइन लग सकते हैं करोड़ों के। और सबसे बड़ी बात, कंपनी की रेपुटेशन, उसकी साख खराब होती है। सही बात है। तो ये सब दिखाता है कि वो खरबों डॉलर का जो उद्योग है वो कैसे इन छोटी सी दिखने वाली सील्स पर टिका है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि ये जरूरी क्यों है। अब जरा ये देखते हैं कि ये होती कितनी तरह की हैं। इन्हें मतलब क्लासिफाई कैसे करते हैं? हाँ, इन्हें कई तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। एक तरीका है मटेरियल के आधार पर। मटेरियल? हाँ, पहला है नॉन मेटालिक, यानी जो धातु की नहीं बनी। इन्हें सॉफ्ट गैस्केट भी कहते हैं। सॉफ्ट गैस्केट? जैसे रबर? हाँ, जैसे रबर, सिलिकॉन, PTFE जिसे टेफ्लॉन कहते हैं आमतौर पर, या फिर कंप्रेस्ड फाइबर शीट होती हैं जिनमें फाइबर और बाइंडर को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है। और दूसरा? दूसरा है मेटालिक, यानी जो पूरी तरह धातु की बनी है, जैसे ठोस धातु के छल्ले, तांबा या एल्यूमिनियम के, या मेटल क्लैड गैस्केट। और दो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप हैं, स्पाइरल वाउंड गैस्केट और रिंग जॉइंट गैस्केट, जिन्हें RTJ कहते हैं। स्पाइरल वाउंड और RTJ ये मेटालिक हैं। और तीसरा? तीसरा है सेमी मेटालिक। इनमें धातु और गैर धातु दोनों चीजें होती हैं, जैसे कैम्प्रोफाइल गैस्केट। अच्छा, तो मटेरियल के आधार पर हो गया नॉन मेटालिक, मेटालिक, सेमी मेटालिक। और कोई तरीका है क्लासिफाई करने का? हाँ, उनके कंस्ट्रक्शन यानी बनावट के आधार पर भी। जैसे फ्लैट गैस्केट होते हैं जो पूरी फ्लैंज की सतह को कवर करते हैं, या बोल्ट सर्कल के अंदर फिट होते हैं। फिर कन्फाइंड गैस्केट होते हैं जैसे O-रिंग, जो एक खांचे यानी ग्रूव में बैठते हैं। और फॉर्म्ड गैस्केट भी होते हैं जो किसी खास जटिल आकार के बनाए जाते हैं। ठीक है। और एक और तरीका है शायद एप्लीकेशन के आधार पर। बिल्कुल, जैसे कि ये गैस्केट हाइड्रोकार्बन सर्विस के लिए है या केमिकल सर्विस के लिए है, या फिर किस उपकरण के लिए है, फ्लैंज के लिए, हीट एक्सचेंजर के लिए या वॉल्व के लिए। चलिए, अब कुछ जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और जरूरी हैं उन पे थोड़ी गहराई से बात करते हैं। शुरुआत करते हैं स्पाइरल वाउंड गैस्केट से। आपने कहा ये बहुत आम है। हाँ, इंडस्ट्रियल प्लांट्स में, खासकर तेल और गैस में, ये सबसे कॉमन मेटालिक गैस्केट्स में से एक है। इसकी बनावट में क्या खास है? इसकी बनावट थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। इसमें एक पतली मेटल की स्ट्रिप होती है, पट्टी, आमतौर पर स्टेनलेस स्टील 316, और एक फिलर मटेरियल होता है जैसे फ्लेक्सिबल ग्रेफाइट या PTFE। इन दोनों को एक साथ स्पाइरल में, मतलब गोल गोल, लपेटा जाता है। अच्छा, एक मेटल स्ट्रिप और एक फिलर साथ में लिपटे हुए। हाँ, और अक्सर इसमें दो रिंग्स भी होती हैं। एक अंदर की तरफ, इनर रिंग, जो गैस्केट को अंदर की तरफ से फटने या ब्लो आउट होने से रोकती है, और एक बाहर की तरफ, आउटर रिंग, जो इसे फ्लैंज के बीच में बिल्कुल सेंटर में रखने में मदद करती है। तो इसका फायदा क्या है? ये इतना पॉपुलर क्यों है? इसका सबसे बड़ा फायदा है इसकी रेजिलियंसी, मतलब इसका लचीलापन। इसमें एक तरह का स्प्रिंग एक्शन होता है। स्प्रिंग एक्शन? हाँ, जब प्रेशर या टेम्परेचर बदलता है तो फ्लैंज थोड़े हिलते हैं, फैलते सिकुड़ते हैं।
ये गैस्केट उस मूवमेंट को अब्जॉर्ब कर लेता है और सील को टाइट बनाए रखता है। अच्छा। ये बहुत वर्सेटाइल है, तापमान की बड़ी रेंज झेल सकता है, -200 डिग्री सेल्सियस से +800 डिग्री सेल्सियस तक। वाओ। इसीलिए ये क्लास 150 से 2500 PSI तक के स्टैंडर्ड फ्लैंज में बहुत इस्तेमाल होता है। सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है। इसमें कोई कमी भी है? हाँ, इंस्टॉलेशन। इन्हें लगाते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बोल्ट्स को सही टॉर्क पर और सही पैटर्न में कसना बहुत जरूरी है। अच्छा। अगर ठीक से इंस्टॉल ना हो तो ये लीक कर सकता है या डैमेज हो सकता है, और स्टोरेज में भी आसानी से खराब हो सकते हैं अगर ध्यान ना रखा जाए। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे जरूरी टाइप की, रिंग टाइप जॉइंट या RTJ गैस्केट। आपने कहा था ये हाई प्रेशर के लिए होते हैं। हाँ, ये खास तौर पर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम प्रेशर झेलने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जैसे रिफाइनरी में या तेल के कुओं पर, वेलहेड इक्विपमेंट में। ये दिखते कैसे हैं? ये ठोस मेटल के रिंग्स होते हैं, छल्ले, जिन्हें बहुत प्रिसाइसली बहुत सटीकता से मशीन करके बनाया जाता है। और ये फ्लैंज की सतह पर बने खास ग्रूव यानी खांचे में फिट होते हैं। तो ये सील कैसे करते हैं? स्पाइरल वाउंड की तरह लचीले तो नहीं रखते? नहीं, ये लचीले नहीं होते। इनमें सीलिंग होती है मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट से। मेटल टू मेटल। हाँ, जब बोल्ट कसे जाते हैं तो ये मेटल रिंग फ्लैंज के ग्रूव में दब जाती है और एक बहुत ही टाइट, इंटेंस सील बनाती है। ये बहुत ज्यादा प्रेशर झेल सकती है। अच्छा, इनके भी अलग अलग टाइप होते हैं? हाँ, क्रॉस सेक्शन के हिसाब से 2 मुख्य टाइप है। एक अंडाकार या ओवल या आर टाइप, और दूसरा अष्टकोणीय या ऑक्टागोनल। ऑक्टागोनल, 8 कोनों वाला। हाँ, आर टाइप जो है वो आर टाइप से भी बेहतर सीलिंग देता है, खासकर बहुत ज्यादा प्रेशर और तापमान पर। और ये किस मेटल के बनते हैं? ये निर्भर करता है एप्लीकेशन पर। आमतौर पर सॉफ्ट आयरन, लो कार्बन स्टील या स्टेनलेस स्टील 316। अगर H2S जैसी खट्टी गैस, साउर गैस सर्विस है तो लो कार्बन स्टील पर कोटिंग करते हैं। बहुत करोसिव माहौल है तो स्टेनलेस स्टील 316 अच्छा है, जो -196 डिग्री सेल्सियस से +816 डिग्री तक काम करता है। और अगर तापमान और भी ज्यादा हो? तब फिर सुपर एलॉय लगते हैं, जैसे इनकोनेल 625। ये -196 डिग्री सेल्सियस से लेकर करीब 982 डिग्री तक झेल सकता है, और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा। ये आपको हाई प्रेशर पाइपिंग, वेलहेड, ऑफशोर प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। API 6A फ्लैंज में यही लगते हैं। तो ये हो गए हेवी ड्यूटी हाई प्रेशर वाले गैस्केट्स। अब जरा वापस सॉफ्ट गैस्केट्स पर आते हैं, नॉन मेटालिक वाले। ये कहाँ ज्यादा काम आते हैं? सॉफ्ट गैस्केट आमतौर पर वहाँ इस्तेमाल होते हैं जहाँ प्रेशर और तापमान बहुत ज़्यादा न हो, मतलब लो प्रेशर, लो टेम्परेचर एप्लीकेशंस। अच्छा। या फिर जहां फ्लैंज की सतह थोड़ी अनइवन हो, परफेक्ट ना हो, क्योंकि ये नरम होते हैं तो सतह की कमियों को भर देते हैं। इनमें कौन कौन से टाइप आते हैं? आपने कंप्रेस्ड फाइबर शीट का जिक्र किया था। हाँ, कंप्रेस्ड फाइबर शीट। ये फाइबर्स जैसे एरामिड या ग्लास फाइबर और रबर जैसे बाइंडर को मिलाकर दबाकर बनाई जाती हैं। इनको अलग अलग जरूरत के हिसाब से बनाते हैं, जैसे जनरल पर्पस या तेल झेलने वाले, ऑयल रेजिस्टेंट या थोड़े ज्यादा तापमान वाले। और PTFE यानी टेफ्लॉन वाले गैस्केट, वो भी सॉफ्ट में ही आते हैं। हाँ, PTFE भी नॉन मेटालिक है। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी केमिकल रेजिस्टेंस, जबरदस्त। मतलब लगभग कोई भी केमिकल इस पर असर नहीं डालता। एसिड हो, कॉस्टिक हो, सॉल्वेंट हो, और तापमान भी काफी झेलता है, -200 डिग्री सेल्सियस से 260 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन आपने इसकी एक कमजोरी बताई थी, क्रीप। हाँ, क्रीप। मतलब अगर इस पर लगातार लोड या प्रेशर बना रहे तो ये धीरे धीरे दब जाता है, परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है। इससे सील ढीली पड़ सकती है, खासकर तापमान बदलने पर। इसे कोल्ड फ्लो भी कहते हैं। तो इसका कोई इलाज है? हाँ, इसके लिए फिल्ड PTFE ग्रेड्स आते हैं। फिल्ड PTFE? हाँ, इसमें PTFE में कुछ फिलर मटेरियल मिला देते हैं, जैसे ग्लास फाइबर, कार्बन या ग्रेफाइट। इससे इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और क्रीप कम हो जाता है। और एक और एडवांसमेंट है EPTFE यानी एक्सपैंडेड PTFE। एक्सपैंडेड PTFE? हाँ, जैसे गोर की GR शीट गैस्केटिंग। इसमें PTFE को एक खास तरीके से प्रोसेस करते हैं, जिससे वो ज्यादा सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल और मजबूत हो जाता है। इसमें क्रीप और कोल्ड फ्लो बहुत कम होता है, और ये रफ या डैमेज्ड फ्लैंज पर भी बहुत अच्छी सील बना लेता है।
केमिकल रेसिस्टेंस तो PTFE वाली ही रहती है। ये तो काफी अच्छा है। और रबर वाले गैस्केट जैसे NBR, विटॉन? हाँ, इलास्टोमेरिक या रबर गैस्केट भी बहुत कॉमन है, खासकर कम तापमान और दबाव वाली जगहों पर या जहाँ अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। इनमें चुनाव कैसे करते हैं? यहाँ चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि किस फ्लूइड को सील करना है और तापमान कितना है। जैसे NBR या नाइट्राइल रबर है, हाँ। अच्छा है, तापमान रेंज है करीब -40 डिग्री सेल्सियस से +120 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये ओजोन या सूरज की रोशनी में खराब हो जाता है। अच्छा, और वाइटॉन? वाइटॉन FKM का ट्रेड नाम है। ये ज्यादा तापमान झेलता है, करीब -20 डिग्री सेल्सियस से +200 डिग्री सेल्सियस तक, और कई तरह के केमिकल्स के लिए भी अच्छा है। लेकिन ये NBR से काफी महंगा होता है। और EPDM? EPDM पानी, भाप और कुछ केमिकल्स के लिए बहुत बढ़िया है। तापमान रेंज भी अच्छी है, -50 डिग्री सेल्सियस से +150 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये तेल या हाइड्रोकार्बन में बिल्कुल खराब हो जाता है। तो मतलब हर रबर की अपनी खासियत और अपनी कमजोरी है। बिल्कुल, यहाँ हमेशा एक ट्रेड ऑफ होता है। आपको परफॉर्मेंस, किस केमिकल से सामना है, तापमान कितना है और कीमत, इन सब के बीच एक बैलेंस बनाना पड़ता है। कोई एक रबर हर काम के लिए परफेक्ट नहीं होता। वाकई में मटेरियल साइंस का कितना बड़ा रोल है इसमें? आपने शुरू में कुछ और दिलचस्प मटेरियल का नाम लिया था, जैसे ग्रेफाइट। हाँ, फ्लेक्सिबल ग्राफाइट, ये एक कमाल का मटेरियल है गैस्केट्स के लिए। क्या खास बात है इसमें? 50 डिग्री सेल्सियस तक आराम से काम करता है, और अगर ऑक्सीजन ना हो तो और भी ज्यादा। दूसरा, ये सेल्फ लुब्रिकेटिंग है, मतलब चिकना होता है, और इसमें क्रीप बहुत कम होता है, मतलब ये दबाव में दबता नहीं है। तो ये कहाँ इस्तेमाल होता है? इसे अक्सर स्पाइरल वाउंड गैस्केट में फिलर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसा हमने बात की थी, या फिर इसकी पूरी शीट गैस्केट भी बनती है। और वो सुपर एलॉय जिनकी बात हुई थी, हेस्टेलॉय, इनकनेल? हाँ, हेस्टेलॉय, इनकनेल, मोनेल, ये निकल आधारित सुपर एलॉय हैं। ये तब काम आते हैं जब हालात बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हो, एक्सट्रीम मतलब बहुत ज्यादा कोरोसिव केमिकल्स हों या तापमान बहुत ही ज्यादा हो। जैसे इनकनेल 980 डिग्री सेल्सियस तक भी इस्तेमाल हो सकता है। ये बहुत महंगे होते हैं, लेकिन जहां इनकी जरूरत होती है वहां कोई और चारा नहीं होता। और एक और नाम लिया था आपने, कलेरेज? हाँ, कॉलरीजी, ये एक परफ्लूरोइलास्टोमर है, FFKM। इसकी केमिकल रेजिस्टेंस लगभग PTFE जैसी ही होती है, मतलब लगभग हर केमिकल को झेल लेता है, लेकिन ये रबर की तरह फ्लेक्सिबल होता है। अच्छा। हाँ, पर ये बहुत बहुत महंगा होता है, तो इसका इस्तेमाल सिर्फ वहीं करते हैं जहां कोई और मटेरियल काम ही ना कर सके और लीकेज बिल्कुल बर्दाश्त ना हो, जैसे कुछ खास केमिकल प्रोसेसिंग या सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। ये सब उदाहरण दिखाते हैं कि सही मटेरियल चुनना कितना क्रिटिकल है और कैसे स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए मटेरियल साइंस लगातार नए सॉल्यूशन दे रही है। बिल्कुल। तो हमने अलग अलग टाइप ऑफ मटेरियल देख लिए। अब जरा ये समझते हैं कि ये असल में प्लांट में कहाँ-कहाँ लगे होते हैं। जैसे पाइपलाइन के फ्लैंज पर कौन सा ज्यादा लगता है? पाइपलाइन के फ्लैंज पर, जैसा हमने कहा, ये प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। आमतौर पर जो प्रोसेस पाइपिंग होती है, क्लास 150, 300, 600 PSI, उनमें ज्यादातर स्पाइरल वाउंड गैस्केट इस्तेमाल होते हैं। ये भरोसेमंद हैं और थर्मल साइक्लिंग भी झेल लेते हैं। और अगर प्रेशर बहुत ज्यादा हो? अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जैसे क्लास 900, 1500, 2500 या API रेटिंग वाले फ्लैंज हैं, तो फिर RTJ गैस्केट ही लगते हैं। ठीक है। और वाल्व में, जैसे गेट वाल्व, बॉल वाल्व? वाल्व में जो बॉडी और बोनेट का जोड़ होता है, वहाँ सीलिंग बहुत ज़रूरी होती है। वहाँ अक्सर स्पाइरल वाउंड या कभी-कभी मेटल जैकेटेड गैस्केट इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि वहाँ भी प्रेशर और टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है। प्रेशर वेसल्स, जैसे बड़े बड़े रिएक्टर या कॉलम? हाँ, प्रेशर वेसल्स में चैलेंज थोड़ा अलग होता है। उनका डायमीटर बहुत बड़ा हो सकता है और तापमान, दबाव भी अक्सर ज़्यादा होता है। यहाँ स्पाइरल वाउंड गैस्केट बहुत कॉमन है, खासकर स्टेनलेस स्टील 316 वाइंडिंग और ग्रेफाइट फिलर वाले। ये बड़े साइज में भी अच्छी सीलिंग देते हैं। हीट एक्सचेंजर का क्या? वहां तो तापमान का खेल ज्यादा होता होगा। बिल्कुल, हीट एक्सचेंजर्स में, खासकर शेल एंड ट्यूब टाइप में, शेल साइड और ट्यूब साइड के बीच और कवर प्लेट्स पर अच्छी सीलिंग चाहिए। यहाँ थर्मल साइक्लिंग यानी तापमान का बार बार बदलना एक बड़ा फैक्टर होता है,
तो ऐसे गैस्केट चाहिए जो इसे झेल सकें। जैसे यहाँ भी स्पाइरल वाउंड या फिर मेटल जैकेटेड या कैम प्रोफाइल गैस्केट इस्तेमाल हो सकते हैं। और जो प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर होते हैं उनमें खास शेप के प्रोफाइल वाले रबर गैस्केट लगते हैं, NBR, EPDM या वाइटॉन, फ्लूइड के हिसाब से। और पंप, वहां तो मशीन घूम रही है, वाइब्रेशन भी होता होगा। सही पकड़ा आपने। सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो केसिंग के जोड़ होते हैं या फ्लैंज कनेक्शंस होते हैं, वहां गैस्केट को प्रेशर, टेम्परेचर, केमिकल के साथ साथ वाइब्रेशन भी झेलना पड़ता है। तो वहां भी खास ध्यान रखना पड़ता होगा। हाँ, तो आप देख रहे हैं हर इक्विपमेंट की अपनी अलग जरूरतें हैं, अपनी अलग चुनौतियां हैं। पाइपलाइन, वॉल्व, वेसल, एक्सचेंजर, पंप, हर जगह गैस्केट का चुनाव वहां की स्पेसिफिक ऑपरेटिंग कंडीशंस, प्रेशर, टेम्परेचर, केमिकल, मैकेनिकल स्ट्रेस, वाइब्रेशन, इन सब को ध्यान में रखकर किया जाता है, ताकि ऑपरेशन सेफ रहे, भरोसेमंद रहे और कोई लीकेज ना हो। एग्जैक्टली। तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया। कुल मिलाकर बात ये निकलती है कि गैस्केट भले ही ये छोटे और अक्सर अनदेखे पुर्जे हों, लेकिन तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में सेफ्टी, एनवायरनमेंट की हिफाजत और प्लांट को एफिशिएंटली चलाने के लिए ये बहुत ही ज्यादा, मतलब बिल्कुल क्रिटिकल हैं। ये अलग अलग तरह के मटेरियल से बनते हैं और अविश्वसनीय रूप से मुश्किल और बदलती हुई परिस्थितियों का सामना करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और ये पूरी चर्चा इस बात पर जोर देती है कि हर एप्लीकेशन के लिए सही गैस्केट चुनना कितना जरूरी है। सिर्फ चुनना ही नहीं, उसे सही तरीके से इंस्टॉल करना, सही टॉर्क लगाना और फिर टाइम टू टाइम उसका इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस करना, ये सब बहुत जरूरी है। क्योंकि गैस्केट की इंटेग्रिटी, उसकी मजबूती सीधे तौर पर प्लांट की ऑपरेशनल रिलायबिलिटी और सेफ्टी से जुड़ी है। ये सिर्फ एक सील नहीं है, जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग कंपोनेंट है जिस पर इतना बड़ा उद्योग निर्भर करता है। और जैसे हम इस चर्चा को खत्म कर रहे हैं, एक सवाल मन में आता है। इंडस्ट्री लगातार और मुश्किल हालातों की तरफ बढ़ रही है। ज्यादा गहरे पानी में ड्रिलिंग, ज्यादा भारी और खराब क्वालिटी का कच्चा तेल प्रोसेस करना और ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर पर काम करना। ऐसे में गैस्केट मटेरियल या डिजाइन में अगला बड़ा इनोवेशन, अगली बड़ी खोज क्या हो सकती है? ये वाकई दिलचस्प सवाल है। शायद नए मटेरियल्स या मौजूदा मटेरियल्स के और बेहतर ग्रेड्स, या शायद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। क्या भविष्य में हमें ऐसे स्मार्ट गैस्केट देखने को मिल सकते हैं जिनमें सेंसर लगे हों? हाँ बिल्कुल, जो लीक होने से पहले हमें बता दें कि अब बदलने का टाइम आ गया है, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के लिए। हाँ, सोचने वाली बात है। चलिए, इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं।